So two parameters are there then. One is the amount of blood ejected per beat and rate of the heart in 1 minute. तो एक बीट में जितना इजेक्ट हो रहा है उसको 1 मिनट वाले से गुना कर दें तो आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा. इसका मतलब देयर आर टू बेसिक फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन्स द कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट. स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल विद ईच बीट. एक बीट में कितना इजेक्ट हो रहा है ब्लड, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है. एक स्ट्रोक में कितना बाहर जा रहा है. नॉर्मली दैट इज कंसिडर्ड एज 70 मिलीलीटर पर स्ट्रोक. नॉर्मल हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट. दोनों को गुणा कर दे तो अप्रोक्सीमेटली द कार्डियक आउटपुट कम्स टू अबाउट 5 लीटर्स पर मिनट. ओके, नॉर्मल रेंज है इसका हम कह सकते हैं 4.5 से 5.5 लीटर, या ज्यादातर कहेंगे 5 से 5.5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट होता है नॉर्मली. स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन द वेंट्रिकल्स आफ्टर स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट. एक बार स्ट्रोक हुआ, जितना ब्लड निकल गया उसके बाद में जो बच गया वेंट्रिकल के अंदर वो आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. सिस्टोल शुरू होने के पहले वेंट्रिकल कितना भर चुका है, वो जो वॉल्यूम है वो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है. अब आता है इजेक्शन फ्रैक्शन. व्हाट इज दिस इजेक्शन फ्रैक्शन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर द कार्डियक पेशेंट. जितने भी कार्डियक पेशेंट जाते हैं जिनकी जरूरत होती है, कहते हैं कि इको करवा के लाओ, 2D इको करवा के लाओ. तो 2D इको में बहुत सारी चीजें देखने को आती हैं, मगर उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर वो पेशेंट भी पूछता है, साहब मेरा इंजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, कितना है, कितना होना चाहिए. सो व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन? परसेंटेज ऑफ द ब्लड इजेक्टेड ऑफ द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, उसका कितना परसेंट इजेक्ट हो गया, वो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है. और इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं हम. नॉर्मली, अब यहाँ आगे देखेंगे, नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन रेंजेस फ्रॉम 55 to 65%. मतलब जितना वॉल्यूम डायस्टोल खत्म होने पे था या सिस्टोल शुरू होने के पहले वेंट्रिकल में ब्लड था, उसका 55 से 65% इजेक्ट हो जाता है, वो इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ द कार्डियक एफिशिएंसी. ओके, अब आती है कार्डियक इंडेक्स. ये क्या चीज है? व्हाट इज कार्डियक इंडेक्स? नाउ वी हैव जस्ट सीन that normal cardiac output is 5 to 5.5 liters per minute. I am a slight built person. मेरी पर्सनैलिटी बहुत छोटी है, 5.5 फीट भी नहीं है, बॉडी सरफेस एरिया भी ज्यादा नहीं है, तो मेरा इतना नहीं हो सकता कार्डियक आउटपुट. मेरा हो सकता है 4.5 लीटर. तो एक हैवीली बिल्ट पर्सन है, बड़ा सरफेस एरिया, उसका निकालेंगे तो 6 लीटर आ जाएगा. क्या मेरा कार्डियक आउटपुट एबनॉर्मल है या उसका एबनॉर्मल है या दोनों नॉर्मल है? So to compare the cardiac output of different built persons, we use the value cardiac index. Cardiac index क्या हुई? Cardiac output per square meter of the body surface area, because body surface area is very important determinant of the cardiac output, because that determines the overall metabolic requirement of the body. Cardiac output उसी हिसाब से वेरी करेगा जितना आपका रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट घटता है तो कार्डियक आउटपुट घट जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया द कार्डियक आउटपुट चेंजेस. तो मेरा कार्डियक आउटपुट कम है एब्सोल्यूट वैल्यूज में और उसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा है, तो दोनों एबनॉर्मल नहीं है. तो हाउ डू वी कंपेयर? वी कंपेयर विद द कार्डियक इंडेक्स. तो दोनों का अगर हम कार्डियक इंडेक्स निकालेंगे तो बराबर आएगा. तो मेरा बॉडी सरफेस एरिया कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम है, मगर इंडेक्स उतनी ही आएगी. सो कार्डियक इंडेक्स इज cardiac output expressed per square meter of the body surface area. Normal body surface area normal built person का मानते हैं 1.7 स्क्वायर मीटर्स. ओके, तो 5 लीटर या 5.5 लीटर में 1.7 का भाग देते हैं 3.3 इज द कार्डियक इंडेक्स नॉर्मली. तो ये
अलग अलग बिल्ड के जो पर्सन उनको हम कार्डियक इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो दैट इज द कार्डियक इंडेक्स। ये आपका निकाला हमने इजेक्शन फ्रैक्शन। कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। टू बेसिक डिटरमिनेंट्स आर देयर। स्ट्रोक वॉल्यूम इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोल के बिगिन होने के पहले कितना था, बाद में कितना बच गया, जो बचा वो इजेक्ट हो गया, वो स्ट्रोक वॉल्यूम था आपका। सो कार्डियक आउटपुट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। वैल्यूज डाल दें। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एट रेस्ट इज 130 मिलीलीटर, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 60 मिलीलीटर। तो कितना बाहर निकल गया, उसको आप 70 से गुणा कर दीजिए, यह आ गया आपका 4900 पर मिलीलीटर पर मिनट। ओवरऑल वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 5 liters per minute is the cardiac output. Ejection fraction, percentage of the blood ejected with each beat. Stroke volume 70 आया, 130 था, 54% हो गया। तो it is within the normal range. So that is way to calculate the ejection fraction. ये सब आपको पढ़ा चुके हैं मेरे ख्याल से, बता दिया है मैडम ने ऑलरेडी। कार्डियक रिजर्व मैंने लिख रखा है। वैसे क्या होता है ये कार्डियक रिजर्व, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व इन दी बॉडी? रिजर्व का क्या मतलब समझते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितना रिजर्व होता है बताइए? पढ़ा दिया ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कितना रिजर्व होता है? हाउ मच इज द रिजर्व इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? हम पेशेंट का एक लंग बाहर निकाल दें तो अभी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती, इसका मतलब सारा रिजर्व में मौजूद है। इसकी नॉर्मली जरूरत नहीं है आपको दूसरे लंग की, बहुत ज्यादा रिजर्व है। कितना रिजर्व होता है लंग्स के अंदर? 1100 टू, और पर ml का कोई यूनिट तो ही नहीं इसकी। रेस्पिरेटरी रिजर्व कैसे निकालते हैं, कोई आइडिया नहीं है तुमको। अगर किसी के पीछे कुत्ता भाग रहा हो काट खाने के लिए तो भागेगा वो, तो उसका जो टाइटल वॉल्यूम है 500 सीसी नहीं रहेगा ना, उसकी रेस्पिरेटरी रेट 14 होगी, दोनों बढ़ जाएंगे। तो रिजर्व पे ही तो एनक्रोच कर रहे हो आप उसके अंदर। तो हम मैक्सिमम कितना ब्रीथ कर सकते हैं? व्हाट इज मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? ए पर्सन ऑफ हैविंग ए सरफेस एरिया ऑफ 1.7 स्क्वायर मीटर, ओके, उसका ब्रीदिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना ब्रीथ कर सकता है वो आदमी? 3.5 लीटर। एनी आइडिया? क्या पार पड़ेगी 3.5 लीटर से? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, वो पकड़ लेगा आपको कुत्ता जो है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जस्ट सी, मेरे पे ध्यान दीजिए। मैं भाग रहा हूं बहुत तेज, ब्रीदिंग क्या होगी? मैक्सिमम एफर्ट कर रहा हूं मैं इसमें। सो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग हम बढ़ा करके कितना ब्रीथ कर सकते हैं, वो आपकी मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी कहलाती है। एंड नॉर्मल MBC रेंजेस फ्रॉम 50 to 150 लीटर्स पर मिनट, 50 से 150 लीटर प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। यह आपकी मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी है। एवरेज माने तो वो 100 लीटर्स पर मिनट आ जाती है। तो उतना कर सकते हो आप। नॉर्मल कितना काम में लेते हो? 8 लीटर काम में लेते हो। 14-16 आपकी रेस्पिरेटरी रेट है, 500 अंदर जा रही है, तो 16 पंजे 80, 14 पंजे 70, तो 7 से 8 लीटर या 6 से 8 लीटर आप एयर काम में लेते हो नॉर्मली। और मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 100 लीटर। तो ब्रीदिंग रिजर्व कितना हुआ? 92%। 92 liters is available for breathing reserve. Similarly in the heart the reserve is there. पढ़ाया होगा रेस्पिरेशन में यार, ब्रीदिंग रिजर्व क्या होता है, डिस्निया कब प्रोड्यूस होगा, डिस्निक इंडेक्स क्या होती है, ठीक है। सो देयर इज समथिंग लाइक कार्डियक रिजर्व। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज 5 to 6 liters per minute, जिसे कार्डियक रिजर्व हेल्दी 300 to 400% है। इसका मतलब 5 या 15, 500 का 20, 15 से 20 लीटर तक बढ़ सकता है हार्ट का आउटपुट पर मिनट। कार्डियक आउटपुट कैन इंक्रीज to 15 to 20 liters per minute from
5 लीटर्स पर मिनट। तो बाकी बचा क्या हुआ, रिजर्व में चला गया। मतलब इसको हम काम में ले सकते हैं इमरजेंसी के अंदर, वो रिजर्व हमारे पास हार्ट का होता है। तो दैट इज कार्डियक रिजर्व। एज एडवांसेस, कार्डियक रिजर्व डिक्रीजेस, जरूरत कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। एथलीट्स में और भी ज्यादा होता है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कैन इंक्रीज अप टू 35 लीटर्स पर मिनट इन द ट्रेन्ड एथलीट्स। तभी तो मैराथन रन कर सकते हैं, 100 मीटर की स्प्रिंट रन कर सकते हैं। तो दिस कार्डियक रिजर्व जो टोटल हमने बताया, उसको हम अलग अलग फ्रैक्शंस में बता सकते हैं किस किसका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है, नॉर्मल 70 मिलीलीटर है, 90 तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है, मतलब बढ़ गया ये। तो स्ट्रोक वॉल्यूम रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ द कार्डियक रिजर्व। हार्ट रेट में रिजर्व है आपका, नॉर्मल हार्ट रेट 70, 60 से 90 कहते हैं हो सकती है नॉर्मल हार्ट रेट। कितनी बढ़ सकती है नॉर्मली, 180 तक बढ़ सकती है। तो देयर इज अ रिजर्व ऑफ इंक्रीज इन द हार्ट रेट आल्सो, वो भी आपको कार्डियक रिजर्व में ऐड कर रहा है। कार्डियक आउटपुट तो आ ही गया आपका। और ऑक्सीजन कंजम्पशन से भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन कंजम्पशन बॉडी का 250 मिलीलीटर पर मिनट के आसपास होता है, इसको हम बढ़ा करके 3 से 4 गुना कर सकते हैं, वो भी आपके कार्डियक रिजर्व में ऐड हो जाता है। So there are various parameters by which we can express the cardiac reserve in the body or human beings. Measurement of the cardiac output कैसे मेजर करेंगे? अब मेजर करने के कई तरीके हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जो पुराने जमाने में काम में लेते थे, ह्यूमन बीइंग्स में भी कभी कभी काम में लेते थे, मगर ये इतने टीडियस प्रोसीजर हैं, ये देखने में बड़े आसान लगते हैं, सुनने में पढ़ने में भी आसान लगेंगे, मगर करने में बहुत मुश्किल होते हैं। मगर ये सब मेथड अपने को जानना चाहिए, एग्जाम में आता तो लिखना भी पड़ेगा। सो देयर आर वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन द कार्डियक आउटपुट। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल दीज मेथड एक्सेप्ट वन इज दे आर बेस्ड ऑन द फिक्स्ड प्रिंसिपल, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। इस प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है ज्यादातर मेथड कार्डियक आउटपुट को मेजर करने के। तो व्हाट दिस कंजर्वेशन ऑफ मास, यू नो बेटर देन मी। अपटेक, ये एग्जांपल दिया है, अपटेक ऑफ अ सब्सटेंस बाय टिश्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू एंड द आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो समझो आप। आर्टेरियल ब्लड व्हाइल गोइंग टू द टिश्यूज एज वी नो कंटेन्स 20 वॉल्यूम % ऑफ द ऑक्सीजन। ध्यान है, आ रहा है, पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्ट जब पढ़ा था गैसेज का अपन ने, ठीक है। आर्टेरियल ब्लड कंटेन्स 20 वॉल्यूम % ऑफ ऑक्सीजन, और जो ब्लड वापस आता है वो वीनस ब्लड है, दैट ऑन एन एवरेज कंटेन्स 15 वॉल्यूम % ऑफ द ऑक्सीजन। ओके, सो ईच 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड व्हाइल पासिंग थ्रू द टिश्यूज रिलीजेस 5 वॉल्यूम % ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, 5 वॉल्यूम % हर 100 मिलीलीटर ब्लड जो है टिश्यूज में छोड़ता हुआ आता है हर 1 मिनट के अंदर। So if we know the arteriovenous difference of the oxygen, और अगर हम कोई तरीका निकालें जिससे ये देखें कि 1 मिनट में टिश्यूज ओवरऑल बॉडी में कितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड से सप्लाई हुई होगी। आर्टेरियल ब्लड कितना ले जा रहा है, वीनस ब्लड कितना वापस ला रहा है। एक बार 100 मिलीलीटर ब्लड गया तो 5 वॉल्यूम % छोड़ के आ गया। मान लीजिए टोटल बॉडी ऑक्सीजन कंजम्पशन इज 250 मिलीलीटर, तो हम पता लगा सकते हैं कि 5 मिलीलीटर 5 वॉल्यूम % ऑक्सीजन 100 मिलीलीटर ब्लड के द्वारा जा रहा है, तो 250 वॉल्यूम % ऑक्सीजन कितने ब्लड के द्वारा जा रहा होगा 1 मिनट में, वही तो कार्डियक आउटपुट है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द फिक्स्ड प्रिंसिपल। सो कार्डियक आउटपुट इज ऑक्सीजन कंजम्पशन पर मिनट डिवाइडेड बाई आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस। तो ये फिक्स प्रिंसिपल को यूज करते हम निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस तरीके से कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हमें 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। पहला, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीजन कंजम्पशन पर मिनट ऑफ द पेशेंट। ये हम स्पायरोमीटर से कर सकते हैं, स्पायरोमीटर से हम कर सकते हैं ये, ठीक है, तरीका है इसका। और आर्टेरियोवेनस ऑक्सीजन डिफरेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर्टेरियल ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा और वीनस ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा। सुनने में बड़ा आसान लगता है, जब आर्टेरियल ब्लड का सैंपल लेते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने नीडल डाली है, प्रेशर नहीं है, तो ब्लड जो है आपकी नीडल तो आएगी बाहर, फव्वारा छूटेगा ब्लड का, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है। और उसके बाद में काफी देर तक कंप्रेशन रखना पड़ेगा इसको, वरना हटाते ही वो फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा।
So you have to obtain for this procedure, if you are using this method of oxygen consumption, then you have to take arterial blood sample. Okay, उसको स्टोर करना पड़ेगा, उसको पैक करना पड़ेगा, जिससे उसकी ऑक्सीजन लीक ना हो जाए, क्यों ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर उसमें से अगर लीक हो गया तो आर्टीरियल ब्लड सैंपल कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पेरिफेरल आर्टरी, हर जगह आर्टरी में वॉल्यूम परसेंट वही होगा सब जगह। दूसरा क्या निकालेंगे हम, तीसरा निकालेंगे वीनस ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। वीनस ब्लड का सैंपल कहां से लेंगे, वीनस ब्लड का सैंपल कहां से लेंगे, उसका वॉल्यूम परसेंट ऑक्सीजन निकालने के लिए कहां से लेंगे, पल्मोनरी आर्टरी से। कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे कैसे हम, सही बात है, कैसे जाएंगे बताओ, हाउ डू वी एंटर पल्मोनरी आर्टरी। यहां से नहीं ले सकते क्या वीनस ब्लड का सैंपल, मिक्स नहीं होगा ये, तो मिक्स कहां होता है और उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे हम। नहीं, तुमने कभी नदी जहां पे संगम होता है उनको देखा है? भागीरथी और जो अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में आकर के, तो एक नदी आ रही है छल 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 करती है, उसका पानी बिल्कुल अलग है और अलकनंदा का पानी बिल्कुल अलग है, मगर दोनों बहुत आगे जाकर के मिलते हैं, मिक्स नहीं होते एक साथ, दोनों बह रही हैं बट दे डोंट मिक्स देयर, दे डोंट मिक्स एट रैंडम, बहुत समय आगे जाकर के दोनों का पानी एक हो पाता है। वही सर्कुलेशन में भी है। तो अगर आपको इफ यू वांट टू टेक ब्लड सैंपल ऑफ मिक्स वीनस ब्लड, यू हैव टू एंटर बाय द कैथेटर, वेन में कैथेटर डालिएगा, राइट एट्रियम में जाइएगा, राइट वेंट्रिकल में जाइएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाइएगा, और जितना आगे तक आप जा सकते हैं जहाँ वेज हो जाए, जाके अटक जाए कैथेटर, वहां से आप सैंपल लीजिएगा, दैट इज सैंपल ऑफ द मिक्स वीनस ब्लड। ठीक है, वो आपका सैंपल होगा, क्योंकि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में पूरी मिक्सिंग नहीं हो पाती ब्लड की, वो आगे जाके ही होती है। सो बाय टेकिंग दीज सैंपल्स एंड स्पायरोमेट्री वी कैन हैव 3 वैल्यूज एंड कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। इससे ज्यादा आसान तरीका है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करने का। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्बन ऑक्सीजन वी कैन यूज द कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्डियक इसमें क्या करेंगे हम, CO2 आउटपुट कितना हो रहा है, तो CO2 यूज नहीं होती, तो पर मिनट CO2 आउटपुट कितना हो रहा है वो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से डगलस बैग में इकट्ठा करके और कैलकुलेट कर सकते हैं कितना CO2 आया। तो वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द CO2 आउटपुट पर मिनट। आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कैलकुलेटेड और कैन बी टेकन फ्रॉम द एल्वियोलर ब्लड सैंपल, सॉरी एल्वियोलर एयर सैंपल से ले सकते हैं, और रीब्रीदिंग इन दी क्लोज बाय कार्बन डाइऑक्साइड वीनस ब्लड। तो वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है वो हम पता लगा सकते हैं। आर्टियल ब्लड में जो आपकी एल्वियोलर एयर का सैंपल लेकर कर सकते हैं, और CO2 आउटपुट कितना आ रहा है वो हम स्पायरोमीटर से देख सकते हैं। तो बाय यूजिंग दीज 3 पैरामीटर्स अगेन अप्लाइंग द फिक्स प्रिंसिपल वी कैन कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। ये दूसरा तरीका है। द थर्ड वे इज द डाई डाइल्यूशन टेक्निक। थर्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन इज डाई डाइल्यूशन टेक्निक। ये भी फिक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। द डाई विच वी यूज्ड टू यूज इन द एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में नहीं करते, इसको कर भी सकते हैं, अब नहीं करते। डाई इज इवांस ब्लू। इवांस ब्लू इज द डाई विच इज यूज्ड। इसकी कुछ खासियत होती है डाई की यूज करने के लिए। पहली बात, ये डाई नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है। दूसरा, ये ब्लड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, इट शुड बी सॉल्युबल एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्लड। thirdly it should not be easily filtrate through the kidneys, क्योंकि अगर फिल्ट्रेट होगी तो ब्लड में कंसंट्रेशन बदल जाएगी, आसानी से फिल्टर नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, इसको कैलोरीमेट्रिक मेथड से आसानी से मेजर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जो फुलफिल होनी चाहिए उस डाई को जिसको हम इस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो इवांस ब्लू इज द डाई। नाउ व्हाट डू वी डू फॉर दिस, वी इंजेक्ट 5 मिलीग्राम ऑफ द डाई इंट्रावीनसली। इंट्रावीनसली 5 मिलीलीटर डाई आपने, 5 मिलीग्राम आपने डाई इंजेक्ट की।
और दूसरी तरफ से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, डाई इधर से डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, और सैंपल हर 3, 4, 5 सेकंड के अंतराल पे लेना पड़ेगा आपको। यू हैव टू ड्रॉ सैंपल एट ईच 5 सेकंड इंटरवल एंड देन यू हैव टू प्लॉट ए कर्व। क्या करेंगे हम, डाई इंजेक्ट कर दी, आर्टियल ब्लड सैंपल्स हम खींच रहे हैं, अब वीनस ब्लड सैंपल नहीं, डाई वेन्स में इंजेक्ट करी है, आर्टियल ब्लड के सैंपल ले रहे हैं हम आर्टियल साइड से, ठीक है। एंड वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द डाई ऑफ ईच सैंपल एंड द टाइम नीचे डालेंगे, कंसंट्रेशन डाई ऊपर की तरफ जाएगी और एक कर्व आएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम दैट कर्व वी कैलकुलेट द मीन कंसंट्रेशन ऑफ द डाई एंड वी कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। अब ये जबानी जमा खर्च हुआ, करते कैसे हैं, मिलीग्राम ऑफ द डाई इंजेक्टेड इंटू 60, ये टाइम है, 60 सेकेंड का टाइम है ये 60। एवरेज कंसंट्रेशन डाई उस सैंपल से हम कलेक्ट करेंगे, ग्राफ से निकालेंगे, और ड्यूरेशन ऑफ द कर्व इन सेकेंड का क्या मतलब निकला, कुल मिलाकर इसका मतलब ये निकला, वी हैव टेकन सैंपल, ये जो डॉट्स दिखा रखी है सैंपल का टाइमिंग है, ये 2 कर्व दिखा रखे हैं, दिस इज द नॉर्मल कर्व of the dye concentration and this is the curve when the person is exercising, एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या रेट होगी डाई की सर्कुलेशन की, वो ये नीला वाला कर्व दिखा रहा है। नाउ व्हाट डू वी ऑब्जर्व इन दिस डाई कर्व, नो टॉकिंग, gradually the dye concentration in the arterial blood is increasing, it is reaching to a peak and then the concentration starts falling down. But at a certain time the dye concentration starts rising again, ये वापस बढ़नी शुरू हो गई। This secondary increase in the concentration of dye is because of the recirculation। एक बार डाई इंजेक्ट की, घूम करके यहाँ से सैंपल लेने शुरू किए, अब डाई घूम रही है सर्कुलेशन के, तो दोबारा घूम के आएगी तो टोटल कंसंट्रेशन वापस बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द रीसर्कुलेशन डाई। तो इस प्लेस से इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करें बेस लाइन की तरफ, ठीक है। तो ये जो कर्व आया आपका, इस कर्व से हम एवरेज कंसंट्रेशन डाई के निकाल सकते हैं। सेम इज हैपनिंग विद द रैपिड कर्व, ये जो कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ है एक्सरसाइज के दौरान, ये आपका सेकंड कर्व है। सो फ्रॉम दिस डायग्राम एवरेज निकालेंगे तो सारा कुल मिला के निकल के आया कि आपका जो फ्लो है नॉर्मली ये कार्डियक आउटपुट दे रहा 4.7 लीटर्स पर मिनट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इज अबाउट 22 लीटर्स पर मिनट। So that is the method of dye dilution technique for determination of the cardiac output. अब डाई डाइल्यूशन मेथड मान लो आप एक्सपेरिमेंटली एनिमल्स में भी कर रहे हो, करना पड़ता है, आजकल भी करते हैं, जब आप कुछ कार्डियक आउटपुट पर रिसर्च कर रहे हो तो उसको बार बार नहीं रिपीट कर सकते आप। एक बार आपने कर दिया, यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स, दोबारा करने के लिए आपको 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, रिसर्च में इंतजार नहीं होता इतना। तो वी हैव डिवाइज अनदर मेथड, थर्मल डाइल्यूशन टेक्निक इज देयर। ये सारे मेथड फिक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। थर्मल डाइल्यूशन मेथड में क्या करते हैं, वी यूज इंस्टेड ऑफ डाई वार्म सलाइन यूज करते हैं या वार्म रिंगर यूज कर सकते हैं। आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है होम्योथर्मिक एनिमल से, रैबिट में करेंगे, डॉग में करेंगे तो अभी वही होता है टेम्परेचर बॉडी का। अगर उसमें कोल्ड सलाइन या कोल्ड रिंगर इंजेक्ट करें सर्टेन अमाउंट, मेजर्ड अमाउंट, तो उसको बॉडी टेम्परेचर में आने में टाइम लगेगा। कैसे करेंगे इसको, वी इंट्रोड्यूस ए कैथेटर इन द हार्ट थ्रू द वेन्स। हमने इसमें कैथेटर डाला, उस कैथेटर में 2 थर्मल सेंसिटिव डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनको कहते हैं थर्मिस्टर, दे आर नोन एज थर्मिस्टर, टेम्परेचर रिकॉर्डिंग डिवाइस। 2 डिवाइस लगी हुई हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड पे और एक डिस्टल एंड के ऊपर। सो वी इंट्रोड्यूस द कैथेटर इनटू द राइट एट्रियम, इनटू द राइट वेंट्रिकल। एक कैथेटर का जो थर्मिस्टर है वो राइट वेंट्रिकल में रहेगा और दूसरा थर्मिस्टर आगे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो पल्मोनरी आर्टरी और राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में 2 थर्मिस्टर लगे हुए हैं, एक पहले टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा और एक आगे कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ उसको रिकॉर्ड करेगा। सो वी हैव गॉट अ चेंज इन द टेम्परेचर, पहले में कितना है दूसरे में कितना है, उस टेम्परेचर चेंज में लाने में कितना ब्लड फ्लो हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर से।
and that will give an idea about the cardiac output. इस मेथड का एडवांटेज ये है कि इसको हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम यूज फॉर इंजेक्टिंग इज वेरी लेस एंड टेम्परेचर चेंज बॉडी में होगा ही नहीं उससे ज्यादा कुल मिला करके. सो दिस टेम्परेचर डाइल्यूशन और थर्मल डाइल्यूशन टेक्निक कैन बी used repeatedly to measure the cardiac output. The modern method used in the hospitals nowadays is the echocardiography. ये 2D echocardiography करते हैं. The advantage of this method is that beside determining the stroke volume and the cardiac output, we can determine or we can observe the real time movement of the different valves of the heart, mitral valve, tricuspid valve, aortic valve, पल्मोनरी वेल, इनका मूवमेंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम देख सकते हैं. वाल जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं, एट्रिया की वॉल्स है, वो प्रॉपरली मूव कर रही है नहीं कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं. कोई अपेंडेजेस में क्लॉट तो फंसा हुआ नहीं है वो भी हमें पता लग जाता है इससे. तो वेरियस एडवांटेजेस आर देयर ऑफ दिस 2D echocardiography, but we can use this for determination of the cardiac output also. Another method, ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड मेथड है, impedance plethysmography, वॉल्यूम चेंज. प्लेथिस्मोग्राफी डिटरमाइन द वॉल्यूम चेंज. ये हम किसी भी एरिया में कर सकते हैं. आर्म में भी वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेग में भी कर सकते हैं. तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज प्लेथिस्मोग्राफी, एंड यूजिंग द सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एंड फाइंड आउट द कार्डियक आउटपुट बाय दिस पर्टिकुलर मेथड. दिस इज नॉन इन्वेजिव मेथड. इसमें आपको कुछ भी इंजेक्ट नहीं करना पड़ता. सो दिस इज द बेस्ट मेथड. ओके, मगर इसको करते नहीं है, इसके सॉफ्टवेयर थोड़ा महंगा आता है. That was about the measurement of the cardiac output. Okay. Now, regulation of the cardiac output. कैसे regulate होता है ये? So there are, as I have said earlier, there are two basic determinants of the cardiac output. What are those? Stroke volume and heart rate. हार्ट रेट के बारे में हम पूरा डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. तो बचा क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम. स्ट्रोक वॉल्यूम डिटरमिन्स और इज डिटरमिन्ड बाय 3 फैक्टर्स. 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो स्ट्रोक वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं. पहला कहाँ है? इसमें नहीं दे रखा, आगे बढ़ते. First is preload, second is afterload, and third is myocardial contractility. There are 3 factors which determine the stroke volume. कितना ब्लड निकलेगा आपका वो डिटरमिन होता है 3 फैक्टर से. प्रीलोड कितना है, आफ्टरलोड कितना है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है हार्ट की. प्रीलोड, आफ्टरलोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एंड ऑफ कोर्स फोर्थ वन इज द हार्ट रेट. So basically there are 4 factors which determine the or regulate the cardiac output. Preload, afterload, contractility and heart rate. This is the effect of preload. Preload का मतलब क्या है? Preload is the amount of blood present in the ventricles just before start of the contraction. Contraction शुरू होने के पहले लोड कितना है हार्ट के ऊपर, वो प्रीलोड कहलाता है. So end diastolic volume is the preload, and you can see the relationship of the end diastolic volume and the stroke volume. Stroke volume का मतलब हम cardiac output में convert कर सकते हैं इसको automatically. So as the end diastolic volume is increasing, there is an increase in the stroke volume continuously. But this increase is not straight line. ये straight line नहीं है. मतलब अगर end diastolic volume 20 cc बढ़ गया तो stroke volume 20 cc नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट की परफॉर्मेंस परसेंटेज 100% नहीं है. सो कर्व इज नॉट अ स्ट्रेट कर्व, इट इज अ कर्वी कर्व. ओके, सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम increase in the stroke volume is there. The curve gets plateaued over after some time. Okay, so end diastolic volume अगर बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा. थोड़ी देर में आके ये प्लेट्यू होना शुरू हो जाता है, बिकॉज as the end diastolic volume increases, initial length of the muscle fibers increases. So there is an operation of the Starling's mechanism. End diastolic volume determines the initial length of the cardiac muscle fiber, which is expression of the Starling's mechanism.
So as the volume is increasing and diastolic volume is increasing, initial length of the fibers is increasing, the force of contraction is increasing because of the Starling's mechanism. But if the end diastolic volume increases further, और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो हम जानते हैं एक्टिन मायोसिन फिलामेंट जो है उनमें जो एक्टिव ब्रिजेज हैं, कॉर्स ब्रिजेज फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी घट जाएगा. तो आफ्टर सम टाइम the end diastolic volume increases beyond certain limit, then first the stroke volume gets plateaued off and then it start decreasing again. This we already seen, हमने पहले देख चुके हैं कि Starling's mechanism क्या है. This is normal resting end diastolic volume and this is normal stroke volume. At the end diastolic volume increasing, the curve shift to the upper side and the stroke volume also increases. This is normal operation of the Starling's mechanism or the effect of preload. This is another curve depicting the effect of preload on the stroke volume. ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है और इधर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आ रहा है. ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आ जाता है यहाँ पे, और ये आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, जो नीचे वाला कर्व जा रहा है. तो जो हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, देखिए अगर ये यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, देन द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज दिस वन. ये 130 मिलीलीटर मान सकते हैं और इसको हम 70 या 60 मिलीलीटर मान सकते हैं. ठीक है. एज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, there is an increase in the force of contraction. Starling's mechanism operates. Stroke volume increases and systolic volume remains same. तो जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा था, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम उतना ही रह गया, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम इजेक्ट आउट हो गया. Starling's mechanism ऑपरेट कर रही है. इसी तरह और बढ़ाएंगे तो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज अगेन सेम. So as the end diastolic volume gradually increases within physiological limits, then that allows the Starling's law to operate. The initial length of the muscle fiber increases in the heart, and there is a increased force of contraction that leads to increase in the stroke volume, and end systolic volume remains same. That is the effect of preload on the cardiac output. Now, we have already seen that normally in the human beings intact, with the intact nerve supply and intact regulatory mechanisms, normally Starling's mechanism does not operate in the heart. तब कब ऑपरेट करती है ये? या तो डायलेट हो रहा हो हार्ट डिजीज की वजह से. ओके. फेलिंग हार्ट, डीनर्वेटेड हार्ट एंड ट्रांसप्लांटेड हार्ट में Starling's mechanism काम करती है. नॉर्मली हार्ट को डायलेट होने ही नहीं दिया जाता कि Starling mechanism की आपको जरूरत पड़े काम में लेने की. So normally Starling's mechanism is responsible for what? It is responsible to maintain the input-output relationship. हार्ट में जितना ब्लड आ रहा है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, हार्ट में रुकने ही नहीं दिया जाता. So they don't allow, or the system does not allow the heart to get dilated. Now there are two things related to this. जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है उसको मेजर करने का कोई आसान तरीका नहीं है. So there is another way of expressing the preload on the heart. Preload कितना है? That is expressed by the central venous pressure. Central venous pressure is the pressure measured in the internal jugular vein. ये यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं आसानी से. हालांकि सुपीरियर वेना केवा से करना चाहिए, मगर करते हैं हम इंटरनल जुगुलर वेन से कर सकते हैं. नॉर्मली यू सी व्हेन आई एम स्टैंडिंग, जब मैं नहीं बोलूं तो ये मेरी जो वेन्स है ये आपको भरी हुई नहीं दिखेंगी, नहीं दिखनी चाहिए. द नेक वेन शुड बी एम्प्टी इन द स्टैंडिंग पोस्चर, दे शुड बी एम्प्टी इन द सिटिंग पोस्चर ऑल्सो. एंड द पर्सन लाइज डाउन, देन द वेन बिकम्स फिल्ड. ये वेन आपको भरी हुई दिखेंगी पूरी. ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज वेन्स इन द स्टैंडिंग कंडीशन आर अबव द लेवल ऑफ द हार्ट. तो जब ग्रेविटी ऑपरेट करती है तो वेन्स खाली हो जाती हैं, इनमें प्रेशर होता ही नहीं, तो ये भरी हुई नहीं दिखेंगी आपको. ठीक है. और जब आप लेट जाते हैं तो ये वेन्स जो है, दीज वेन्स आर एट द सेम लेवल एज दैट द हार्ट, सेम हाइड्रोस्टैटिक लेवल आ जाता है. तो हार्ट में ब्लड भरा हुआ है तो वेन में भी भरा हुआ दिखेगा आपको. सो फिलिंग ऑफ दीज वेन्स, इन वेन्स में कितना ब्लड है, फिलिंग ऑफ दीज वेन्स gives an idea clinically about the value of the
central venous pressure. That central venous pressure normally, मैं पहले बता चुका हूँ, is referred to the level of tricuspid valve in the right atrium. वहां पे ये 0 होना चाहिए. तो उसके रिलेशन में अगर ऊपर नापेंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा ये, क्योंकि तभी तो ब्लड नीचे जाएगा फ्लो होने के लिए. तो 1 to 5 milliliter or average 3 millimeter is there, and this pressure is the measure of preload on the right atrium. राइट वेंट्रिकल में कितना प्रीलोड है वो इस प्रेशर से पता लगता है हमको कि ये उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो सेंट्रल वीनस प्रेशर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रीलोड ऑन द राइट वेंट्रिकल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कहां से आएगा? ये तो राइट वेंट्रिकल की आ गई, यहां से दिख गई, ये लेफ्ट को डिनोट नहीं कर रहा है. तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रीलोड ऑन द लेफ्ट हार्ट, देन व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना आएगा. तो इसके डिटरमिन करने का इनडायरेक्ट तरीका है. पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर डिटरमिन बाय पुटिंग ए कैथेटर अगेन. उसमें प्रेशर ट्रांसड्यूसर होना चाहिए. राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, और आगे जहां तक जा सकता है वो जाने दें, और वो जाकर के फंस जाएगा आगे जाकर के. उसको कहते हैं वेजिंग हो गई उसकी, WEDGE वेजिंग. एंड एट दैट वेजिंग द प्रेशर इज डिटरमिन्ड, that is known as pulmonary artery wedge pressure कहते हैं उसको, and that is taken as an approximation of the pressure in the left atrium. वो लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर के बराबर माना जाता है करीब करीब, ये जो वेज प्रेशर है. so preload on the left side can be determined by the pulmonary artery wedge pressure, which is slightly higher than the right side. right side में 3 मिलीलीटर है और लेफ्ट साइड में 5 मिलीमीटर है. this is pulmonary artery wedge pressure, measure of preload on the left side of the heart. Then there is another pressure, mean circulatory. ये सारे कार्डियक आउटपुट के डिटरमिनेंट्स है वीनस रिटर्न के. मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, ये क्या प्रेशर है? ये हाइपोथेटिकल प्रेशर है. ये रियली में कहीं नापने को नहीं मिलेगा आपको बॉडी के अंदर. बट व्हाट हैपन्स दैट इफ हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में 120 मिलीमीटर प्रेशर होता है सिस्टोल के दौरान. आर्टरीज में प्रेशर घटता चला जाता है, आर्टीरियल्स में कम होगा, वेन्स में कम होगा, इंफीरियर वेन में कम होगा, और राइट एट्रियम में आते आते 0 हो जाएगा. सो देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट इन द सर्कुलेशन. अगर हार्ट को एकदम से बंद कर दें, वी स्टॉप द हार्ट, then pressure in all parts of the circulation will come to the same level. Okay, and that will be determined with the amount of the blood. ब्लड कितना है सर्कुलेशन है वो डिटरमिन करेगा कि टोटल सर्कुलेशन में कितना प्रेशर होगा अगर हार्ट को बंद कर दिया जाए तो. दैट प्रेशर इज नोन एज द मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर, एंड दैट इज अबाउट 7 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी. सर्कुलेशन में 7 मिलीमीटर का प्रेशर है, कहीं भी नाप लो आप, बट देयर इज नो ब्लड फ्लो एट ऑल. देयर इज no blood flow. Any factor which increases this mean circulatory filling pressure will increase the preload on the heart and will increase the stroke volume and the cardiac output. Dependence of. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया इसके अंदर. दो चीजें देखिए कि राइट एट्रियम में जो ब्लड ज्यादा आता है, ठीक है, तो प्रीलोड बढ़ रहा है, और प्रीलोड बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका और कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है. तो राइट एट्रियल प्रेशर इज डिटरमिनिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. ये एक तरह का हो गया देखने का तरीका. ये कौन डिटरमिन कर रहा है? सर्कुलेटरी फैक्टर्स डिटरमिन कर रहे हैं ये सारे, तो कितना ब्लड आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन ऑन द कार्डियक आउटपुट, बिकॉज दैट इज डिटरमिनिंग द वीनस रिटर्न. अब दूसरा फैक्टर देखिए, उस प्रेशर को छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं करते. हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाना शुरू करते हैं हम. What will happen to the mean pressure there? जो राइट एट्रियल प्रेशर है उसका क्या होगा? वो घट जाएगा. कार्डियक आउटपुट इज इंक्रीजिंग बट द राइट एट्रियल प्रेशर इज डिक्रीजिंग. तो दो अलग अलग चीजें हो गई. एक हो गई सर्कुलेशन का इफेक्ट क्या है, दूसरा हो गया हार्ट का इफेक्ट क्या है. ठीक है, तो इनके कर्व्स के नाम दिए हैं, वैस्कुलर फंक्शन कर्व एंड कार्डियक फंक्शन कर्व, इफेक्ट ऑन द कार्डियक आउटपुट. ठीक है, तो ऑन वन साइड if the heart performance is increasing, then it will cause decrease in the
राइट एट्रियल प्रेशर। तो जितना ज्यादा आगे फेंकेगा पीछे प्रेशर घटता चला जाएगा, वहीं से तो ड्रॉ हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम राइट एट्रियल प्रेशर प्राइमरीली बढ़ावें, वो कब बढ़ेगा, तो सर्कुलेशन इफेक्टिव होगा। So if we increase the right atrial pressure, that will cause increase in the cardiac output. So vascular function curves and cardiac function curves, they define the amount of the cardiac output and the level of the right atrial pressure. ये आपके दोनों कर्व दिखा रखे हैं। ये सेंट्रल वीनस प्रेशर डिनोट्स द राइट एट्रियल प्रेशर, तो इसको RAPB कर सकते हैं। राइट एट्रियल प्रेशर और सेंट्रल वीनस प्रेशर एक तरफ है और दूसरी तरफ आपका कार्डियक आउटपुट है। ये आपका ये एक बढ़ता चला जा रहा है, ये आपका प्लेट्यू हो गया, और इधर से आप कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो आपका ये सेंट्रल वीनस प्रेशर, सॉरी कार्डियक आउटपुट घटा रहे हैं तो सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ आकर के द सेंट्रल वीनस प्रेशर इज 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, द कार्डियक आउटपुट स्टॉप्स। बहुत ज्यादा यहाँ आकर के कार्डियक आउटपुट 0 हो गया, बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गया। सो देयर इज अ डिफरेंशियल इफेक्ट of right atrial pressure or the cardiac output depending upon whether the performance of the heart is increasing primarily or whether the circulation is returning more blood to the central part of the circulation. समझ में आ रही है बात? तो वैस्कुलर फंक्शन कर्व अलग है और कार्डियक फंक्शन, ये कार्डियक फंक्शन कर्व और ये वैस्कुलर फंक्शन कर्व, और दोनों इंटरेक्ट करते हैं जहाँ पे राइट एट्रियल प्रेशर अबाउट 2 मिलीमीटर मरकरी है और यह आपका कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट है। ये आपका नॉर्मल क्रॉसिंग पॉइंट है। तो प्री लोड जिसकी हम बात कर रहे थे, पहला ही फैक्टर चल रहा है अभी, प्री लोड जिसकी हम बात कर रहे थे, प्री लोड कितना ब्लड आ रहा है, तो कितना ब्लड आ रहा है वो क्या है, वो क्या कहलाता है, वीनस रिटर्न कहलाता है। तो वीनस रिटर्न इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट इन 1 मिनट ड्यूरेशन। नॉर्मली वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट हैज टू बी सेम। जितना ब्लड बाहर निकल रहा है उतना ही वापस आएगा, या जितना आ रहा है उतना ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हार्ट में रुकने की कोई जगह नहीं है। ओके, सो दिस वीनस रिटर्न एक्चुअली डिटरमिनिंग द प्री लोड ओवर द हार्ट। तो प्री लोड ये फैक्टर डिटरमिन कर रहे हैं, और ये सारे फैक्टर्स कार्डियक आउटपुट को भी डिटरमाइन करेंगे क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहे हैं। So these are the factors affecting the preload on the heart. Venous return, blood volume is the most important. जितना ज्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ही सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा, या उतना ही मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही वीनस रिटर्न बढ़ेगा, उतना ही कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा।